आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। क्या आप हमेशा अपने सपनों के पीछे भागते रहते हैं लेकिन उनके करीब कभी नहीं जा पाते? क्या आप ज्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं लेकिन आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है? क्या आप हमेशा थके रहते हैं? क्या आप हमेशा बिजी या स्ट्रेस्ड रहते हैं? चैलेंजेस सभी के सामने आते हैं। हम भले ही डिसिप्लिन्ड और मेहनती हों, लेकिन हमेशा थके रहते हैं। ऐसा लगता है कि हमारी टू डू लिस्ट खत्म ही नहीं होती और हम बिना सांस लिए एक काम से दूसरे काम की तरफ भागते रहते हैं। अगर आप कई जिम्मेदारियों, फाइनेंशियल या पर्सनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो इससे बाहर निकलने का एक तरीका है। सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आप एक अचीवर हैं, आपको अपनी लाइफ में प्रेशर झेलते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद पर ज़्यादा बोझ बिना डाले भी आप वो सब कुछ पा सकते हैं जो आप ज़िंदगी से चाहते हैं। आप मेहनत करते हुए भी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस एक आसान सा तरीका चुनना होगा। तो आइए सीखते हैं कि एफर्टलेस स्टेट में काम कैसे करना है, एफर्टलेस एक्शन कैसे लेना है और एफर्टलेस रिजल्ट्स कैसे अचीव करना है। ये समरी आपको सिखाएगी कि जिंदगी और आसान कैसे हो सकती है। इसे चूज करना सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। ये फैसला लेने में ये समरी आपकी मदद करेगी। What if this could be easy? अपने गोल्स को पाने के लिए आपको क्या कीमत देनी पड़ेगी? वक्त, पैसा या एफर्ट? मॉडर्न लाइफ ने हमें ये सिखाया है कि हमें जो भी चाहिए उसे पाने के लिए मेहनत करना ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट है तो उसे पाना मुश्किल होगा, अगर कोई चीज़ आसान है तो वो पाने के लायक ही नहीं है। आप अपने कितने ऐसे बड़े गोल्स को इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत की ज़रूरत है। ऐसा तो नहीं है कि मेहनत करना ही असली प्रॉब्लम हो। अगर आप अपने कामों को आसानी से कर सकते हैं तो मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? आपको इस सोच से बाहर निकालना होगा कि मेहनत करने से ही सक्सेस मिलती है। सच तो ये है कि आप बिना एफर्ट के भी सक्सेस अचीव कर सकते हैं। इंसान कंप्यूटर की तरह होते हैं। जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम जल्दी और आसानी से सल्यूशन निकाल सकते हैं। इसकी एक शर्त यह है कि हमें अपने बेस्ट स्टेट में काम करना होगा, जिसे एफर्टलेस स्टेट कहा जाता है। जब हमने अच्छे से रेस्ट लिया होता है तब हम अच्छे से सोच सकते हैं। हमारा ब्रेन तेज़ और बेहतर तरीके से काम करता है। जब हमारे ब्रेन में आइडियाज़ और प्रॉब्लम भरे रहते हैं तो हमारी सोच भी धीमी पड़ जाती है। हमारे ब्रेन में अभी भी बहुत ताकत होती है, लेकिन उसमें इतना कुछ भरा होता है कि वो बिना एफर्ट के काम नहीं कर पाता है। इसलिए आपको अपने ब्रेन को डीक्लटर करना होगा, यानी उसमें से फालतू का कचरा हटाना होगा। आपको उसमें से सभी नेगेटिव इमोशंस, टॉक्सिक थॉट्स और छोटी सोच को निकालना होगा। आपके ब्रेन को उस चीज़ पर फोकस करने के लिए फ्री होना चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। एफर्टलेस स्टेट को पाने के लिए आपका ब्रेन और दिल रिलैक्स्ड और लाइट रहना चाहिए। आपको अच्छे से रेस्ट लेना चाहिए, इमोशनली शांत और मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। आपको उस मोमेंट में प्रेजेंट, फोकस्ड रहना होगा और साथ ही कुछ भी करने के लिए तैयार रहना होगा, भले ही इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। हमारा ब्रेन किसी भी नई और चैलेंजिंग चीज़ से दूर भागता है। एफर्टलेस स्टेट में काम करने का मतलब है कि आप कुछ पाने के लिए सबसे आसान रास्ता चुन रहे हैं। इसमें आपका ब्रेन इस बात को आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए नई हैबिट्स शुरू करना और नई चैलेंजेस का सामना करना पहले से कहीं आसान हो जाता है। हमारा ब्रेन हमें लेसन सिखाने की कोशिश करता है। आपको किसी चीज़ में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक आसान रास्ता हमेशा होता है। इसलिए डिस्कम्फर्ट के बजाय एफर्टलेस एनर्जी को गले लगाएं। खुद से ये पूछने के बजाय कि कोई मुश्किल काम कैसे करना है, कोई आसान तरीका ढूंढने की कोशिश कीजिए। मेहनत ना करने की शर्मिंदगी से बाहर निकलिए। आसान तरीकों की मदद से बड़े रिजल्ट्स पाने में कोई गलत बात नहीं है। इस बुक के ऑथर ग्रेग एक दिन अपने ऑफिस की सफाई कर रहे थे कि उनकी नज़र एक पुराने प्रिंटर पर पड़ी। ये प्रिंटर कई हफ्तों से ज़मीन पर पड़ा था। उन्होंने एक नया प्रिंटर खरीदा था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि पुराने प्रिंटर का क्या करें। जब भी ग्रेग पुराने प्रिंटर को देखते तो उन्हें ऐसा लगता था कि अब इसका क्या करें। सबसे पहले उन्होंने चेक किया कि वो काम कर रहा था या नहीं। इसके बाद उन्हें नई इंक खरीदनी पड़ती, उसे टेस्ट करना पड़ता और इसके बाद या तो वो उसे फेंक देते या किसी को दे देते। ये प्रिंटर ग्रेग के लिए सरदर्द बन चुका था, इसलिए उन्होंने इसे ज़मीन पर रख दिया था।
एक दिन ग्रेग ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका अपनाने का फैसला किया। उन्होंने अपने डेस्क से बाहर देखा और उन्हें एक कुलीग दिखाई दिया। उन्होंने अपने कुलीग को बुलाया और पूछा कि क्या उसे फ्री में एक प्रिंटर चाहिए। इस तरह ग्रेग की प्रॉब्लम कुछ ही मिनटों में सॉल्व हो गई। कभी कभी चीजें इतनी भी मुश्किल नहीं होती जितनी लगती हैं। वो इसलिए मुश्किल हो जाती हैं क्योंकि हम उन्हें मुश्किल बना देते हैं। अगर आपके सामने कोई मुश्किल सिचुएशन आती है तो थोड़ा पीछे हटकर उस प्रॉब्लम को अलग तरह से देखिए। उसके लिए कोई आसान सल्यूशन ढूंढिए। आप इस प्रिंसिपल को अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। जो काम आप सालों से कर रहे हैं, हो सकता है कि अगर आप उन्हें अलग तरह से अप्रोच करेंगे तो वो पहले से काफ़ी आसान बन जाएंगे। जिंदगी में आपके पास दो चॉइस होती है। पहला, आप सुपर पावर की मदद से मुश्किल तरीकों से अपने सभी नामुमकिन सपनों को पूरा कर सकते हैं। और दूसरा, उन्हीं रिजल्ट्स को एफर्टलेस तरीके से पाने के लिए आसान तरीके ढूंढ सकते हैं। आप इनमें से क्या चुनेंगे? Enjoy. What if this could be fun?
एफर्टलेस स्टेट प्रोडक्टिविटी का सबसे अच्छा स्टेट होता है। जब हम सुबह पूरी एनर्जी के साथ उठते हैं और किसी काम को पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं, तो वो टाइम एफर्टलेस एक्शन का बेस्ट टाइम होता है। फिजिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स बताता है कि किसी काम को कुछ देर तक करने के बाद हमारे रिजल्ट कम होने लगते हैं। जैसे हो सकता है कि आप 2 घंटे में 2 पेज लिखते हैं, लेकिन अगर आप और 2 घंटे काम करने के लिए खुद को मजबूर करेंगे तो आप सिर्फ 1 ही पेज लिख पाएंगे। इसका मतलब उतने ही वक्त में आप आधा काम कर पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए खुद के साथ ज़बरदस्ती करना हमेशा सही नहीं होता है। ऐसा करके हम सिर्फ अपने वक्त बर्बाद करते हैं और हमें रिजल्ट भी कम मिलता है। फिर अगर हम अपने स्लो रिटर्न्स को अनदेखा करते हैं और सिर्फ मेहनत करते रहने के लिए खुद को फोर्स करते रहते हैं, तो हम नेगेटिव रिटर्न्स के स्टेज पर पहुंच जाते हैं। अगर आप 4 घंटे से ज़्यादा लिखते हैं तो आपका काम बहुत खराब होगा। ये आपकी प्रोग्रेस के लिए नुकसानदायक है। जब आप अपने एफर्टलेस स्टेट में काम करते हैं तो आपके लिए अपना बेस्ट देना आसान हो सकता है, क्योंकि आप चीज़ों को ज़बरदस्ती पूरा नहीं करते, वो काम खुद ब खुद होता जाता है। इस तरह आप कम मेहनत करके ज़्यादा काम पूरा कर पाते हैं। एफर्टलेस एक्शन करने की कोशिश कीजिए और आप कभी नहीं थकेंगे। किसी काम को ज़्यादा आसान बनाने के लिए उसके एंड रिजल्ट को समझकर इसकी शुरुआत कीजिए। अगर कोई काम ही क्लियर नहीं है तो वो कभी पूरा भी नहीं होगा। अगर आपके पास एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप कभी पूरा नहीं कर पाए, तो 1 मिनट लेकर ये सोचिए कि उसे पूरा करने से आपको क्या मिलेगा। जब इंस्ट्रक्शंस क्लियर या फिक्स्ड नहीं होते हैं, तब भी लोग चीज़ों को टालना शुरू कर देते हैं। जैसे ये कहने के बजाय कि आप वज़न कम करना चाहते हैं, आपको कहना चाहिए, मुझे वेट मशीन पर खड़े होकर 77 केजी का नंबर देखना है। या फिर ये कहने के बजाय कि मैं और बुक्स पढ़ना चाहता हूँ, आपको ये कहना चाहिए कि ये बुक मैं इस दिन से पहले पूरा करना चाहता हूँ। कुछ कामों को हैंडल करना मुश्किल भी होगा। कभी-कभी हम एक लंबी टू डू लिस्ट को पूरा करने से जूझ रहे होते हैं। इसके लिए हमें एक डन फॉर द डे लिस्ट भी बनानी होगी, ताकि हम ये जान सकें कि कौन सा काम पूरा हुआ है और कौन सा नहीं। इस लिस्ट में आपको उन कामों को नहीं डालना जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। इसमें सिर्फ उन्हीं कामों को लिखिए जो आपकी ज़िंदगी में बड़ा प्रोग्रेस जोड़ सकें। अपनी आंखें बंद करके इमेजिन कीजिए कि उन्हें पूरा करने से आपको कैसा महसूस होगा। इस लिस्ट को पूरा करने से आपको सैटिस्फाइड और खुश महसूस होना चाहिए। स्टार्ट द फर्स्ट ऑब्वियस एक्शन। आप एक मुश्किल प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कैसे प्लानिंग करते हैं? ज़्यादातर लोग इसके हर एक स्टेप के बारे में सोचते हैं। वो 10 कदम आगे की सोचते हैं। वो उन सभी चीज़ों की पहचान करने की कोशिश करते हैं जिन्हें करने की ज़रूरत है। इससे आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आप प्लानिंग पर फोकस करते हैं तो एक्शन लेना कभी शुरू नहीं करेंगे। हर प्रोजेक्ट पहले स्टेप से शुरू होता है। शुरुआत करने के लिए आपको सिर्फ इसी की ज़रूरत है। एक बार जब आप सबसे पहले स्टेप को पहचान लेंगे, तो बाकी सब कुछ पाना आपके लिए एफर्टलेस होगा। जैसे अगर आप अपने घर को साफ करना चाहते हैं, तो आप तब तक इसकी शुरुआत नहीं कर सकते जब तक आप एक सिंपल स्टेप नहीं चुनेंगे। अगर आप अपने घर से बेकार के सामान हटाना चाहते हैं, तो अभी कुछ चीज़ों को हटाकर शुरुआत करें। ऐसा करना एफर्टलेस होगा। अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक छोटा सा काम का प्रोडक्ट बनाएं। ये आपके प्रोडक्ट का सबसे सिंपल वर्जन होता है। ऐसा करने से ही आप जान पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट तेज़ और सस्ते अप्रोच का इस्तेमाल करने से बिकेगा या नहीं। नेटफ्लिक्स की कहानी तब शुरू हुई थी जब रीड हेस्टिंग्स के पास से ब्लॉकबस्टर नाम के रेंटल चेन से लिया गया $40 का एक वीडियो टेप हो गया था। उन्होंने टॉम हैंक्स की अपोलो 13 की वीडियो टेप घुमा दी थी और इसने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या मूवीज़ देखने का कोई और सिंपल तरीका नहीं हो सकता। रीड ने स्टैनफोर्ड से कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई पूरी की थी। उन्हें इस बात पर पूरा यकीन था कि एक दिन इंटरनेट पूरी दुनिया में फैल जाएगा, और उन्हें इस बात का भी विश्वास था कि उनका आइडिया एक दिन ज़रूर काम करेगा। उन्हें बस शुरुआत करने की ज़रूरत थी। रीड ने डीवीडी से शुरुआत करने की सोची और इसके बाद इंटरनेट ने उनके इस आइडिया को बड़ा बना दिया। उनका विजन बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। उन्होंने एक ऐसी चीज़ से पैसा कमाने की सोची थी जो अभी तक बना ही नहीं था। अलग अलग सॉल्यूशन के बारे में सोचने के बजाय उन्होंने पहला कदम उठाकर शुरुआत की। रीड ने फेडेक्स से डीवीडी भेजने का फैसला किया। उनके सामने एक प्रॉब्लम आई। अगर कस्टमर के पास पहुंचने से पहले ही डीवीडी हो गई या टूट गई तो क्या होगा? मार्केट को स्टडी करके, थ्योरी को टेस्ट करके और सॉल्यूशन ढूंढकर इस प्रोसेस को और कॉम्प्लिकेट करने के बजाय उन्होंने एक सिंपल सा स्टेप लिया। उन्होंने पहली डीवीडी खुद को मेल की। रीड ही उनके पहले क्लाइंट थे।
वो डीवीडी उनके पास अच्छी कंडीशन में पहुंची थी। इससे रीड को एहसास हुआ कि उनका ये कमाल का आइडिया शायद काम कर सकता है। रीड ने ये पहचान लिया था कि उनका डन प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा। उन्होंने इमेजिन किया कि कस्टमर्स बस एक क्लिक करके अपनी मनपसंद फिल्म घर पर मंगवा पाएंगे, लेकिन अभी भी ये विजन काफ़ी धुंधला सा था। रीड ने सबसे आसान स्टेप्स लेकर अपना सपना पूरा किया। ये प्रिंसिपल किसी भी गोल पर अप्लाई किया जा सकता है। प्लानिंग पर फोकस करना चीज़ों को टालने का एक तरीका है। इससे बेहतर ये होगा कि आप सीधा एक एफर्टलेस स्टेप लेकर इसकी शुरुआत करें, बाकी सब हो जाएगा। जब आप पहला स्टेप लेते हैं तो आपको एक एनर्जी सी महसूस होती है जो आपको फ़ायदा पहुंचाती है। ये पहले स्टेप को पूरा करने के बाद होने वाला एक ऐसा मजबूत मोटिवेशन है जो आपको दूसरे और तीसरे स्टेप लेने का कॉन्फिडेंस देता है। जैसे अगर आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखना चाहते हैं तो सबसे पहला स्टेप है एक पेन और पेपर लेना। इस स्टेप को पूरा करने के बाद आप एक सिंपल सा आउटलाइन लिखते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पाया है कि हम सिर्फ 2.5 सेकंड के लिए एक जगह पर प्रेजेंट रहते हैं। इसलिए अगर आप प्रेजेंट में रहना चाहते हैं तो आप इसमें हर बार 2.5 सेकंड के लिए ही रहेंगे। ये वक्त आपको एक सिंपल से एक्शन को ढूंढने और उसे पूरा करने में मदद करता है। ऐसा एक्शन जैसे अपने फ़ोन को ब्राउज़ करना ध्यान भटकाने वाला हो सकता है, या फिर आप एक सिंपल सी स्टेप के बारे में सोच सकते हैं, जैसे एक बुक खोलना या फिर एक पेन और पेपर ढूंढना। ऐसा एक्शन चुनना जिसमें 2.5 सेकंड लगते हैं आपको अभी एक्शन लेने में मदद करेगा। आपके पहला एक्शन छोटा और आसान होना चाहिए ताकि आप कोई टालमटोल ना करें। इससे आपको एनर्जी का एहसास होगा और आपके काम पूरे हो जाएंगे। स्टार्ट विद ज़ीरो। जब ग्रेग के बेटे 12 साल के थे तो वो ईगल स्काउट बनना चाहते थे। इस गोल को पूरा करने के लिए उनके पास सिर्फ 2 साल थे। 2 साल तक इस लड़के ने 40 लोगों के साथ मिलकर 180 फुट की एक ऐसी दीवार बनाई जो कैलिफोर्निया की आग से टूट गई थी। जैसे ही काम पूरा हुआ उसके बाद उन्हें प्रोजेक्ट पर एक रिपोर्ट लिखनी थी। वो रिपोर्ट इतनी चैलेंजिंग लग रही थी कि ग्रेग और उनका बेटा इस काम को टालते ही जा रहे थे। शुरू में उन्होंने पूरे जोश से काम करना शुरू किया था, लेकिन आधे प्रोजेक्ट के बाद वो रुक गए थे। वो बाकी बचे हुए काम के लिए जिन एक्स्ट्रा डिटेल्स की ज़रूरत थी वो उनके बारे में सोचते जा रहे थे। इस रिपोर्ट में प्रोजेक्ट के बारे में एस्से, कई प्रोफेशनल फ़ोटो और ढेर सारे ग्राफिक्स की ज़रूरत थी। दूसरे स्काउट्स का काम देखकर उनका कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा था। दूसरे प्रोजेक्ट बहुत कमाल के थे और ग्रेग के बेटे को लगने लगा था कि उन्हें मेहनत करने की ज़रूरत थी। जब भी ग्रेग और उनके बेटे उस प्रोजेक्ट पर काम करने के बारे में सोचते तो उन्हें इसमें लगने वाली मेहनत याद आ जाती, और फिर क्या, वो उसे एक बार फिर टाल देते। जब ग्रेग ने प्रोजेक्ट सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ा तो उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेट किया हुआ था। प्रोजेक्ट इससे कहीं ज़्यादा सिंपल हो सकता था। उन्होंने कुछ सिंपल स्टेप्स को फॉलो करने का फैसला किया, जैसे 20 कोड्स को प्रिंट करवाना, उन्हें काटना, एक बाइंडर पर उन्हें चिपकाना, एक सिंपल सा ऐसे लिखना, एक कवर लगाना और पोस्ट ऑफिस में जाकर इस बाइंडर को जमा करना। ग्रेग के बेटे 14 की उम्र से पहले ही ईगल स्काउट बन गए थे। जब आप एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उसके मिनिमम स्टेप्स को पहचान लेते हैं तो वो आसान लगने लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप अधूरा काम या खराब काम करेंगे तो चलेगा। आपको जो स्टेप्स लेने हैं उन्हें लेकर आपको ईमानदार रहना होगा। सबसे ज़रूरी है चीज़ों को पूरा करना। बेकार की सजावट और उन स्टेप्स को हटा दीजिए जो किसी काम के नहीं हैं। प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने की कोशिश करते रहिए। ऐसे स्टेप्स पर फोकस कीजिए जो काम को पूरा करने में एक वैल्यू ऐड करते हों। आप जितने स्टेप्स हटाएंगे आपको इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करने के लिए उतना ही ज़्यादा समय मिलेगा। अपने गोल्स के बारे में सोचिए। एक्स और वाई को पाने के लिए आप स्टेप्स को कैसे सिंपल बना सकते हैं। 0 से शुरू कीजिए और ज़रूरी एक्शन को पहचानिए। प्रोग्रेस, द करेज टू बी रबिश। जब आप कुछ नया बनाना चाहते हैं तो परफेक्शन के पीछे न भागिए, बल्कि शुरुआत कीजिए, अपने खराब रिजल्ट्स को गले लगाइए और आगे चलते चलते खुद को बेहतर बनाइए। आपको ये समझना होगा कि क्रिएटिव प्रोसेस गलतियां करने से ही बनते हैं। जब आप एक फिनिश्ड प्रोडक्ट देखते हैं तो उसकी ब्यूटी से इम्प्रेस ना हो। हर ग्रेट रिजल्ट की शुरुआत में कई बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। अगर आप एक ओवर अचीवर हैं तो आप इम्परफेक्शन को कभी नहीं अपनाएंगे। आप हाई स्टैंडर्ड सेट करेंगे और बेस्ट पाने का गोल रखेंगे जो बिल्कुल अनरियलिस्टिक और अनप्रोडक्टिव है। जैसे अगर आप एक नई लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस रोज़ करनी होगी। अपनी गलतियों से शर्मिंदा ना हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले दिन कोई गलती नहीं करेंगे।
एक स्पेनिश टीचर हैं जो मानते हैं कि एक नई लैंग्वेज सीखने का मतलब है अपनी गलतियों को स्वीकार करना। वो अपने स्टूडेंट्स को 1000 मोतियों से भरे बैग के बारे में इमेजिन करने के लिए कहते हैं। जब भी उनसे कोई गलती होती है तो उन्हें उस बैग में से एक मोती बाहर निकालना होता है, और एक दिन जब बैग खाली हो जाएगा तो वो उस नई लैंग्वेज में मास्टर बन जाएंगे। इसलिए आप जितनी ज़्यादा गलतियां करते हैं उतनी ही तेज़ी से आप किसी काम को करने में इम्प्रूव करते हैं। अगर आप एक ऐसी चीज़ से डरते हैं जो आप सीखना चाहते हैं तो 1000 मोतियों से भरे बैग के बारे में सोचिए। जब आपका बैग खाली हो जाएगा तो आप अपने स्किल में मास्टर बन चुके होंगे। लर्न, लेवरेज द बेस्ट ऑफ व्हाट अदर्स नो। जब आप एफर्टलेस स्टेट में काम करते हैं और एफर्टलेस एक्शंस को फॉलो करते हैं तो आपको एफर्टलेस रिजल्ट्स मिलते हैं। एफर्टलेस रिजल्ट्स तब मिलते हैं जब आप किसी चीज़ को तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक वो आसान ना हो जाए। आउटपुट दो तरह के होते हैं। वन टाइम आउटपुट लीनियर आउटकम देता है, यानी जितनी बार आप कोई एक्शन लेते हैं तो आपको लिमिटेड रिजल्ट मिलता है, इसलिए हर दिन आप दोबारा ज़ीरो से शुरू करते हैं। अगर आप उस काम को नहीं करते हैं तो आपको कुछ नहीं मिलता है। जैसे अगर आप हर घंटे के हिसाब से कमाते हैं तो आपका आउटकम भी उसी हिसाब से होगा जितना आप 1 घंटे में काम करते हैं। अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। इससे बेहतर तरीका है रेजिडुअल रिजल्ट। इसमें आप एक बार एफर्ट लगाते हैं और आपको इसके तब भी फ़ायदा मिलता रहेगा जब आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। जब आप सो भी रहे होते हैं तब भी आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे अगर आप एक बुक लिखते हैं तो आपको तब तक पैसे मिलते रहेंगे जब तक आपकी बुक को कोई खरीदता रहेगा। आप बुक एक ही बार लिखते हैं लेकिन उसके रिजल्ट का फ़ायदा आपको हमेशा मिलता रहेगा। लीनियर रिजल्ट्स पर फोकस करने के लिए आपको हर बार पावरफुल एफर्ट लगाना होगा, लेकिन रेजिडुअल रिजल्ट में एफर्टलेस पावर की ज़रूरत होती है। इस पावर को आप लीवर के इस्तेमाल से एक्टिवेट कर सकते हैं। लीवर आपको एफर्टलेस रिजल्ट्स को ज़्यादा आसानी से पाने में मदद करते हैं। इसका पहला लीवर है लर्निंग। अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें फास्ट और इफ़ेक्टिव मेथड नहीं ढूंढने चाहिए। ये तरीके हमें लीनियर रिजल्ट्स देते हैं। ये प्रॉब्लम को सिर्फ एक बार के लिए सॉल्व करते हैं। अगर वही प्रॉब्लम हमारे सामने दोबारा आती है, हमें वही तरीका इस्तेमाल करना होगा जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट लगेगा। इसके बजाय हमें प्रिंसिपल्स सीखने चाहिए। प्रिंसिपल्स हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने और उनकी जड़ से निकाल फेंकने के लिए बेसिक्स सिखाते हैं। इसमें वक्त लग सकता है लेकिन इनका रिजल्ट रेजिडुअल आउटकम में आता है। आपको हमेशा ऐसी नॉलेज लेने की कोशिश करनी चाहिए जिसे आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सीखिए कि चीज़ें क्यों और कैसे काम करती हैं। जैसे ही आप किसी भी डिसिप्लिन के फंडामेंटल्स को समझ लेते हैं तो आप उन्हें कई फील्ड में हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉलेज को एक ऐसे पेड़ की तरह समझिए जिसे आप बड़ा कर रहे हैं। प्रिंसिपल्स को समझकर आप जड़ों को मजबूत बनाते हैं। इसके बाद आपकी नॉलेज अलग अलग ब्रांच में फैलने लगती है। नॉलेज को अलग अलग तरह से अप्लाई किया जा सकता है। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के एक रिसर्चर ने 18 मिलियन साइंटिफिक पेपर्स को एनालाइज किया। उन्होंने पाया कि सबसे ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ तभी सामने आते हैं जब आप मौजूदा नॉलेज को नई तरीके से देखते हैं। अलग अलग डिसिप्लिन के आइडियाज़ को जोड़ने से आपको एक नई चीज़ मिल सकती है। इसी तरह से एफर्टलेस क्रिएटिविटी पैदा होती है। नॉलेज बुक्स पढ़ने से भी मिल सकती है। बुक्स आपको नई इन्फॉर्मेशन और नई एक्सपीरियंस का एक अनलिमिटेड एक्सेस दे सकता है। पढ़ना रेजिडुअल रिजल्ट्स के बेस्ट सोर्सेज में से एक है। एक बुक से आप जो भी सीखते हैं उससे आपको ज़िंदगी भर फ़ायदा होता है। आप चाहे कोई भी बुक पढ़ें, उससे ज़्यादा सीखने के लिए इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। सबसे पहले रीडिंग सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए ना करें। कुछ सीखने, नई प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने, नई रिजल्ट्स एक्सपीरियंस करने और अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए पढ़िए। दूसरा, जो भी बुक आप पढ़ते हैं उसे समराइज़ कीजिए। एक पेज की ऐसी समरी लिखिए जिससे आपको ये याद रहे कि आपने उस बुक से क्या सीखा। बुक को समराइज़ करने से आपको की पॉइंट्स याद रहते हैं। ज़्यादा नॉलेज आपको कुछ ऐसा ढूंढने में मदद करेगा जिसके लिए आप हमेशा जाने जाएंगे। वही काम मत कीजिए जो दूसरे कर रहे हैं। किसी को कॉपी मत कीजिए। ऐसे यूनिक स्किल्स ढूंढिए जो आपको सबसे अलग बनाएं। इन स्किल्स को मास्टर कीजिए और इससे आपको एफर्टलेस रिजल्ट्स मिलेंगे। एक ऐसी चीज़ में एक्सपर्ट बनना जो सिर्फ आप कर सकते हैं, आपको क्रेडिबिलिटी, अथॉरिटी और अच्छी रेपुटेशन देगा। ऑटोमेट, डू इट वंस एंड नेवर अगेन। एल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जो मानते थे कि सिविलाइजेशन का जन्म ऑटोमेशन से होता है।
हम जितने ज़्यादा काम बिना सोचे समझे कर सकते हैं, हम उतने ही ज़्यादा एडवांस्ड बन सकते हैं। आप बहुत सारी नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन उन सभी को आप अप्लाई नहीं कर सकते। नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पॉल रीबर के हिसाब से इंसान का ब्रेन 3 मिलियन घंटों की वीडियो टेप रिकॉर्ड कर सकता है। ये हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी है। लेकिन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत लिमिटेड होती है। हो सकता है कि आप अपने जॉब में सबसे इंटेलिजेंट इंसान हो, लेकिन फिर भी आप कभी-कभी अपनी कार की चाबियां कहीं रख के भूल जाते हैं। 1935 में 3 एयरक्राफ्ट कंपनियां थीं जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स बनाने की होड़ में लगी हुई थी। इस रेस में बोइंग, मार्टिन और डगलस थे, जिसमें बोइंग के जीतने के ज्यादा आसार नजर आ रहे थे। बोइंग ने 4 इंजन वाला एक एयरक्राफ्ट बनाया जो 5 गुना ज्यादा बॉम्ब लेकर उड़ सकता था। जब बोइंग मॉडल 299 को टेस्ट किया गया तो सभी को इसके बेस्ट शूटिंग रेंज और बॉम्ब कैपेसिटी की आशा थी। लेकिन एयरक्राफ्ट उड़ने के कुछ ही मिनटों के बाद क्रैश हो गया, जिसमें 2 पायलट की जान चली गई। मेजर हिल, उनमें से एक पायलट जो जिंदा बच गए थे, उन्हें आर्मी एयरक्राफ्ट उड़ाने का 17 साल का एक्सपीरियंस था। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि वो एक रडर को रिलीज करना भूल गए थे, जो एक एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए एक सिंपल सा स्टेप होता है। अपने बचाव में उन्होंने कहा कि वो नए प्रोसीजर को देखने समझने करने में बिजी थे, इसलिए ऐसा हुआ था। इन्वेस्टिगेशन के बाद आर्मी का ये कहना था कि मॉडल 299 टेक्नोलॉजी में काफ़ी एडवांस्ड था, लेकिन एक पायलट के उड़ाने के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। बोइंग इस रेस में हार गया और कॉन्ट्रैक्ट डगलस को दे दिया गया। लेकिन कुछ पायलट्स ने मॉडल 299 को लेकर हार नहीं मानी। वो इसे बेस्ट बॉम्बिंग एयरक्राफ्ट मानते थे। उन्हें सिर्फ ये समझना था कि इस एयरक्राफ्ट को एक इंसान कैसे उड़ा सकता है। इसका सल्यूशन इतना सिंपल था जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए पायलट को एक चेकलिस्ट की ज़रूरत होती है। जब भी किसी पायलट ने मॉडल 299 को टेस्ट किया तो उन्होंने सेम प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। इसके कारण वो कभी फेल नहीं हुए और मॉडल 299, जो आगे जाकर B-17 बना, उसने यूएस आर्मी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने में मदद की। एक चेकलिस्ट बनाने के लिए आप एक बार सोचते हैं, अपनी चेकलिस्ट लिखते हैं और उसे हमेशा फॉलो करते हैं। एक चेकलिस्ट सबसे सिंपल और सबसे असरदार ऑटोमेशन टूल है। आप ऑटोमेशन का इस्तेमाल रोज करते हैं। आप वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन, रेफ्रिजरेटर जैसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इन ऑटोमेशन टूल्स के फ़ायदे आपको तभी याद आते हैं जब वे ख़राब हो जाते हैं। अपने बिल्स भरने के लिए आप ऐप्स का भी इस्तेमाल करते हैं, या फिर अपने अपॉइंटमेंट और शॉपिंग लिस्ट की याद दिलाने के लिए एक वर्चुअल असिस्टेंट रखते हैं। कभी-कभी कंसिस्टेंसी किसी गोल को पाने के बीच में आ जाती है। ऑटोमेशन में एक ही काम तब तक बार-बार करने की ज़रूरत होती है जब तक वो एफर्टलेस और ऑटोमैटिक न बन जाए। अपनी हैबिट्स के प्रति अवेयर बनिए। शायद आप ऑटोमैटिक सब्सक्रिप्शन जैसी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ को ऑटोमैटिक बना रहे होंगे। अपनी डेली एक्टिविटीज़ को चेक कीजिए। अनप्रोडक्टिव हैबिट से पीछा छुड़ाइए और उन चीज़ों को ऑटोमैटिक बनाइए जो आपकी ज़िंदगी में मायने रखते हैं। प्रिवेंट, सॉल्व द प्रॉब्लम बिफोर इट हैपन्स। रेजिडुअल रिजल्ट पाने का दूसरा रास्ता है प्रिवेंशन, यानी किसी प्रॉब्लम के होने के पहले ही उसे रोक देना। कभी-कभी हम किसी प्रॉब्लम के बढ़ने से पहले ही उसे रोक सकते हैं। ऐसा करके हम अपने फ्यूचर को बचा सकते हैं। 1977 में अली माऊ मालिन एक सोमालिया के हॉस्पिटल में कुक थे, जहां स्मॉलपॉक्स फैला हुआ था। अली इन्फेक्टेड बच्चों का ख्याल रखने के लिए आगे आए। इन बच्चों को आइसोलेट किया गया था, इसलिए अली को भी इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत थी। अली को इंजेक्शन से डर लगता था और उन्होंने सोचा कि वो बच्चों के साथ कुछ ही देर तक रहेंगे। इसलिए उन्होंने बिना वैक्सीन लगवाए ही अपना काम करना शुरू कर दिया। शुरुआत में अली में इस बीमारी के कोई साइन नहीं दिख रहे थे, लेकिन जब स्मॉलपॉक्स के सिम्टम्स दिखाई देने लगे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी वजह से उनकी फैमिली और फ्रेंड्स को भी इन्फेक्शन हो गया। इस बीमारी को और फैलने से रोकने के लिए हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अली के शहर में 54,000 लोगों को वैक्सीन लगाना पड़ा। अगर अली ने वैक्सीन ले ली होती तो वो इस प्रॉब्लम को और बड़ा होने से रोक सकता था। इससे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक ज़रूरी सबक सीखा। वो सभी को वैक्सीन देकर स्मॉलपॉक्स को किसी और को इन्फेक्ट करने से रोक सकते हैं। वैक्सीन सभी को दी गई थी और अली का केस दुनिया में स्मॉलपॉक्स का आखिरी केस था। इसलिए किसी प्रॉब्लम के होने के पहले ही उसे रोक देने से आपका वक्त, एफर्ट और कभी-कभी पैसा भी बचता है। हमें प्रॉब्लम्स को अपने डेली लाइफ का हिस्सा नहीं मान लेना चाहिए।
किसी प्रॉब्लम को ठीक करने में वक्त और एफर्ट लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे तरीके अपनाएं जिनका कोई असर नहीं होता है। हमेशा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। एक प्रॉब्लम आज, कल और अब से 10 साल बाद आपकी जिंदगी के कितने घंटे लेगी? अगर आप उस वक्त और एनर्जी को गिनते हैं जो एक प्रॉब्लम आपके फ्यूचर में लेने वाली है, तो आप परमानेंट सोल्यूशन ढूंढने की अहमियत को समझ पाएंगे। एक प्रॉब्लम को आज सॉल्व करने से आपका बहुत सा वक्त बचेगा। किसी प्रॉब्लम में एक बार वक्त लगाने से और उसे हमेशा के लिए सॉल्व कर देने से आपको हमेशा उसका फायदा होता रहेगा। अपनी डेली लाइफ को गौर से देखिए। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको रोज इरिटेट करती हैं? क्या आप उनका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं? खुद से पूछिए, इन सोल्यूशन को अप्लाई करने के लिए मैं अब पहला स्टेप क्या उठा सकता हूं? अपने प्रॉब्लम को मैनेज मत कीजिए, उसकी जड़ को निकाल फेंकिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।